हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में मैं कवि परिचय की श्रृंखला में लेके आई हूँ एक महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय। ठीक है, यह द्वितीय राष्ट्रीय कवि के रूप में हमारे हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। ये सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है। प्रथम राष्ट्रीय कवि के रूप में हम किन्हें जानते हैं बच्चों? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो ये द्वितीय राष्ट्रीय कवि के रूप में सम्मानित हैं। इनका परिचय हम जान लें। रामधारी सिंह दिनकर उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि थे। ये उत्तर छायावाद क्या है? यह आधुनिक हिंदी साहित्य जो 1857 के बाद जो हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग आया और जो नव जागरण काल आया, तो आज जो हम हिंदी का रूप देखते हैं वह हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। तो यह उत्तर छायावाद आधुनिक हिंदी काल या धारा का एक प्रमुख धारा के रूप में आई। ठीक है, उसमें बहुत सारे धाराएं आई। नव जागरण काल, जागरण सुधार काल, नहीं, छायावाद काल, उत्तर छायावाद काल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आंदोलन आदि आदि। तो ये उसमें से ये प्रमुख काल है जिसमें कि बहुत सारे प्रयोग और प्रगति हमारी हिंदी ने प्राप्त की। इनका द्वितीय परिचय जो कि हमने अभी आपको बताया, ये द्वितीय राष्ट्रीय कवि एवं आधुनिक युग के प्रगतिवाद धारा के राष्ट्रवाद एवं वीर रस के प्रमुख कवि हैं। ये परिचय भी आपको प्राप्त हो गया। यानी उत्तर छायावाद के बाद कौन सा काल आया? प्रगतिवाद का काल आया, प्रगतिवाद धारा, जिसमें बहुत सारे नए नए प्रयोग किए गए। उससे पहले जो हिंदी का रूप था अपने कौन से रूप में था? लोक भाषा रूप में था। और जो काव्य लिखने की जो पद्धति थी वह कैसी थी? हमारे किस रूप में थी? छंद में, दोहे में, चौपाई में और लोक भाषा में। लेकिन और आधुनिक काल के बाद हिंदी का रूप कैसा हुआ जो आज हम हिंदी का रूप देख रहे हैं। और प्रगतिवाद धारा का एक और प्रमुख विषय क्या है कि प्रगतिवाद धारा से पहले जितनी भी कविताएं लिखी गई वह मुख्य रूप से सौंदर्य बोध नहीं और क्या कहते हैं, एक अलग तरीके से लिखी गई। कल्पना में, सौंदर्य बोध में, बड़े बड़े रूपों के वर्णन में, नायिका वर्णन में आदि आदि विषयों को प्रमुख स्थान दिया गया। लेकिन प्रगतिवाद में जो जीवन का यथार्थ है उसका वर्णन प्रमुखता से किया गया। नहीं, जो हमारी समसामयिक समस्याएं थी या जो रूप था समाज का, विश्व का, हमारी जो दैनिक समस्या थी या जो प्रमुख समस्याएं थी हमारे समाज की, हमारी परंपराओं की जो रूढ़िवादिता थी, उसका यथार्थ चित्रण किया गया। और प्रकृति चित्रण में भी प्रकृति का जो यथार्थ रूप है, खेतों का, खलिहानों का, ग्रामीण परिवेश का, उन सब का प्रयोग हमारे रचनाओं में दिखाया गया। और राष्ट्रवाद यानी इन्होंने, हमारे दिनकर जी ने राष्ट्र से संबंधित बहुत सारी कविताएं लिखी, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, जिसमें पूरे देश को जगाया जा सके। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, हमारे अंदर वीरता को भरा, वीर रस को भरा कि हम भी एक क्या है, सैनिक है। जिसमें वीर रस के कविताओं का उन्होंने वर्णन किया कि हम उस भारत भूमि से हैं जहाँ ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। तो इस प्रकार की उन्होंने कविताएं लिखी जो वीर रस से भरी हुई थी, वीरता से भरी हुई थी और राष्ट्र के प्रति समर्पित थी। राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति, हमारे आज़ादी की, स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे अपने लिए। ठीक है, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया घाट, जिला बेगूसराय, बिहार, भारत में हुआ था। इनके पिता रवि सिंह जी थे, माता मनरूप देवी और पत्नी श्यामावती देवी थी। ठीक है, यहाँ पर माँ छूट गया, श्यामावती देवी थी। इनका जो पेशा था, ये कवि थे, लेखक, गद्यकार और समीक्षक थे। इन्होंने हिंदी साहित्य के विभिन्न विषय वस्तुओं पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा प्रस्तुत की है, जिनके लिए इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। और जितने बड़े ये कवि थे उतने ही बड़े ये गद्यकार भी थे। इन्होंने गद्यकार मतलब गद्य साहित्य में हम दो रूपों में देखते हैं हिंदी को, एक पद्य यानी कविता के रूप में और गद्य यानी गद्य के रूप में, कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत, समीक्षा आदि।
ठीक है। तो इन्होंने जितनी कविताओं में प्रमुखता से अपना योगदान दिया, उसी तरह प्रकार उन्होंने गद्य भाग में भी हिंदी साहित्य को एक अमूल्य निधि प्रदान की। ठीक है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, हुंकार आदि। आप देखिए, इनकी रचनाओं से ही इनका परिचय आपको खुद ब खुद प्राप्त हो जाता है कि इन्होंने राष्ट्रवाद और वीर रस से संबंधित कविताएं लिखी। कुरुक्षेत्र में भी वीर रस का प्रादुर्भाव दिखता है। कुरुक्षेत्र है ही योद्धाओं की भूमि, नहीं, महाभारत की भूमि का वर्णन उसमें प्राप्त होता है। और रश्मिरथी, जिसमें कर्ण, जो कि एक महत्वपूर्ण पात्र है महाभारत का, कुंती पुत्र, प्रथम पुत्र के रूप में उनका वर्णन, उनके तेज, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। उर्वशी में जो अप्सरा थी एक, और बाश्रवा ऋषि की कथा आती है, जो कि बहुत सुंदर प्रसंग है। संस्कृति के 4 अध्याय में पूरी संस्कृति बताई गई है। हमारे भारत की संस्कृति क्या है, कितनी अमूल्य है, नहीं, उसमें इन्होंने पूरा वर्णन किया है 4 रूपों में, 4 खंडों में इसका वर्णन किया है उन्होंने, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। और भी उनके सारे रचनाएं देख लीजिए, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, हुंकार आदि से भी जो उनका उस समसामयिक रूप में जो वीर रस हो, चाहे वह राष्ट्रवाद के प्रति हो या जन सामान्य के प्रति हो, उन्होंने वैसी रचनाएं की। इनको बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। राष्ट्रकवि के रूप में तो वो सम्मानित थे ही, तो बहुत सारे पुरस्कारों में प्रमुख रूप से साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, और भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया 1959 ईस्वी में ही। और साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ 1972 में। किसके लिए? उर्वशी के लिए। तो यह पुरस्कार उनका जो मुख्य विद्वता थी उसका यह परिचायक है। उन्हें विभिन्न रचनाओं के लिए और साहित्य में एक अमूल्य योगदान के लिए उन्हें यह प्राप्त हुआ। इनका जो विषय था कविता, खंडकाव्य, निबंध, समीक्षा, प्रबंध काव्य आदि था। इन्होंने इन विषयों पे अपनी रचनाएं की। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। तो ये इन शॉर्ट में मैंने इनका परिचय दे दिया, जो कि अपने आप में पूर्ण था। ठीक है। तो अगले वीडियो में कवि परिचय की श्रृंखला में मैं लेके आऊँगी दूसरे कवि या लेखक का परिचय। आज तक के लिए इतना ही। बाय।